हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीम निष्ठा। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं IBACIO 2024 के प्रीवियस ईयर पेपर पर। जैसे कि लास्ट पेपर भी मैंने डिस्कस किया था एंड बहुत बारीकी से हम लोग एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे और आप लोग भी कोशिश करिएगा समझने की। एंड कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी स्वागत करता हूँ आप सभी का यहाँ पर। एंड एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है और आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि IBACIO 2025 का क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जिसमें जर्नल स्टडीज प्लस इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है हम लोग कवर करेंगे। रिवीजन टॉपिक होंगे, यूट्यूब सेशंस होंगे, पीडीएफ होंगे, नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ मिलेंगे एंड लाइव डाउट सेशंस होंगे आपके। ठीक है। और ये हमारा चाणक्य बैच है जो कि हमारा बेस्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर सारे टीचर्स आपके बहुत अच्छे से बेसिक से चीजों को क्लियर करने वाले हैं। एंड एक चीज और बताना चाहूंगा, IBACIO रीजनिंग का पूरा जितना भी है वो मैं कवर करूंगा। एंड ये जो पेपर है डियर, ये सेकंड शिफ्ट का है जो कि 17 जनवरी 2024 में आपका पूछा गया था, राइट। इसके बाद हम लोग वन बाय वन लेते आएंगे। एंड वन मोर थिंग डियर, एनसीईआरटी क्विज बाय टीम निष्ठा यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी बुक यहाँ पर जहां पर हम स्ट्रॉन्ग कंटेंट आपको दे रहे हैं, बहुत फंडामेंटल्स बहुत तरीके से क्लियर कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, www.ncrtquiz.com पे जाके लॉग इन करना है। वहां जाने के साथ साथ आपको एक बेनिफिट और मिलेगा, क्या वो यहाँ पर हमने दिया है, मेंशन किया है डियर। आपको चैप्टर वाइज क्विज मिल जाएंगे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लासेस 6 to 12, साइंस क्लास 6 to 10, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स एंड कल्चर जो आपका क्लास 11th एंड 12th के लिए होगा। मॉक टेस्ट अवेलेबल है सभी एग्जाम्स के लिए, CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड मोर। फ्री डेमो क्लास अवेलेबल है, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। संदीप बंसल सर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जिन्होंने ये पहल की है कि आप लोगों तक बहुत ही अच्छे से कंटेंट को पहुंचाया जाए, आप लोगों का सिलेक्शन कराया जाए। तो पूरी टीम तैयार की है जिसमें हम लोग जुड़े हैं और हम लोग बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के लिए चीजें लेकर आ रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास की। एंड पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, यानी जहां पर 180 स्टूडेंट्स है। टाइमर सेट करता हूँ और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। 140 स्टूडेंट्स है यहाँ पर, 180 नहीं है, 140 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 80 स्टूडेंट्स जो है लाइक करते हैं मैथ को, राइट। 88 लाइक करते हैं साइंस को एंड 30 स्टूडेंट्स लाइक्स बोथ, यानी 30 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोथ लाइक कर रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्स आइदर मैथ और साइंस। अब मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कैसे डियर। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वेन डायग्राम के थ्रू इस क्वेश्चन को समझना है। आपने डायग्राम बनाया, आपने यहां पर लिया मैथ्स, मैथ्स के साथ साथ आपने यहां पर जो लिया डियर, लिया साइंस। आपसे कह रहे हैं जो मैथ्स को लाइक कर रहे हैं डियर, पहली चीज तो टोटल स्टूडेंट्स जो है डियर, टोटल है आपके 140। मैथ्स को लाइक करने वाले कितने हैं, 80। तो हमने, आज क्या हो रहा है पता नहीं, 2 बार पेन छूट गया, कोई बात नहीं। तो 80 स्टूडेंट्स जो है वो कौन है जो मैथ को लाइक करते हैं। 88 स्टूडेंट्स वो हैं जो साइंस को लाइक करते हैं और 30 स्टूडेंट्स वो हैं जो दोनों को लाइक करते हैं। तो पूछा है कितने लोग स्टूडेंट्स रहते हैं हु लाइक आइदर मैथ और साइंस। तो हु लाइक आइदर मैथ और साइंस, तो आप क्या करोगे डियर, आपको कुछ नहीं करना, 80 प्लस 88 माइनस 30। जब आप यहां पर करोगे 168 माइनस 30, द रिजल्ट विल बी 138, यानी 138 वो है जो या तो मैथ लाइक कर रहे हैं या साइंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना होगा अभी हमें, ये बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में कह रहा है ए एट द रेट, जिसका मतलब है ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इक्वल्स टू बी जिसका मतलब है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए हैश बी जिसका मतलब है ए इज सन ऑफ बी, ए एंड बी जिसका मतलब है ए इज फादर ऑफ बी, एंड ए प्लस बी जिसका मतलब है ए इज मदर ऑफ बी। यहां पर आपसे पूछा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, यानी नीचे दिए हुए स्टेटमेंट को देखते हुए, कैन बी रीजन एंड बिहाइंड द assertion based below if the given that p equals to f
एंड जी एट द रेट एम हैश एल। देन आपको पूछना है असर्शन कौन सा यहाँ पर, सॉरी रीजन कौन सा वैलिड होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो टी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, टी आर का पैटर्नल ग्रैंडफादर होना चाहिए। तो डियर आपको थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, टाइम ऑलमोस्ट अप हो चुका है। सबसे पहले हम अगर इस इक्वेशन की बात करेंगे P इक्वल्स टू F, तो डियर मैंने हमेशा बताया कि हम जब किसी मेल कैंडिडेट को शो करेंगे तो हम लोग एक बॉक्स यूज करेंगे। फीमेल कैंडिडेट के केस में हम लोग एक सर्कल यूज कर रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के केस में, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में डियर हम लोग एक डॉट यूज कर रहे हैं। ब्रदर एंड सिस्टर के केस में हम लोग एक प्लस यूज कर रहे हैं। अब डियर एक चीज समझने की है यहाँ पर, वो क्या, उसको मैं बात कर लेता हूँ। तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। P इक्वल्स टू Q, इक्वल्स टू का मतलब पहले वाला बाद वाले का ब्रदर है, यानी P इज द ब्रदर ऑफ Q, सॉरी नॉट Q, P इज द ब्रदर ऑफ F। हमने इसको सॉल्व कर लिया। F के बाद दिया एंड, और एंड का मतलब है पहले वाला बाद वाले का फादर है, यानी F इज द फादर ऑफ whom, F इज द फादर ऑफ G। G एट द रेट का मतलब पहले वाला दूसरे वाले की वाइफ है, यानी G इज द वाइफ ऑफ M, G इज द वाइफ ऑफ M, यानी M मेल हो जाएगा। और M हैश, हैश का मतलब है पहले वाला बाद वाले का सन है, यानी M सन है किसका डियर, M सन है L का, M सन है L का, तो यानी L जो है वो मदर हो जाएगी इन दोनों की, सॉरी नॉट इन दोनों की, जो M है वो मदर हो जाएगी किसकी, L की। हमें यहां पर इतना क्लियर हो गया, राइट। अब आपसे पूछा क्या है, इसी इक्वेशन के बेसिस पे हमें बताना है T इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ R, T इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ R। डियर सबसे पहली चीज इसमें देखिए, ना तो आपको T दिया है ना ही P दिया है, सॉरी ना तो T दिया है और ना ही R दिया है। और एक चीज देखिएगा, अगर आपका L से रिलेशन T का हो भी जाएगा, L से रिलेशन T का हो भी जाएगा, तो भी डियर आपका आंसर नहीं आने वाला है। L से अगर आपका हो भी जाएगा, देखिए अगर हम पहले वाले की बात करें L एट द रेट टी, L एट द रेट टी, जिसका मतलब क्या हो जाएगा एट द रेट का, कि L इज द वाइफ ऑफ टी। हम पहले वाले के हिसाब से बात करते हैं, L इज द वाइफ ऑफ टी, ये हमारा पहले वाले के हिसाब से है। तो यहां से आप कह रहे हो कि आपको क्या चाहिए, T इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, T इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, नहीं मिल सकता। अब यहां पर कह रहे हैं G प्लस आर, G प्लस आर, अगर हम सेकंड वाले को देखें G प्लस आर, तो प्लस का मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले का क्या है, मदर है, तो G इज द मदर ऑफ आर, G इज द मदर ऑफ आर। तो आर यहां पर हो जाएगा, आर का जेंडर नहीं क्लियर होगा, बट अगर दोनों को साथ में लेंगे तो एक चीज क्लियर है कि आर का फादर जो है वो एम है और एम के फादर टी है, तो इस केस में टी आर का पैटर्नल ग्रैंडफादर बन जाएगा। बट उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन चाहिए, बोथ ए एंड बी, रीजन बिहाइंड द एसर्शन। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ए। ठीक है, केवल फर्स्ट नहीं हो सकता, केवल सेकंड नहीं हो सकता, दोनों को साथ में लेंगे तभी जाके आंसर निकल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डियर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपका लेंदी क्वेश्चन है। यहां पर कह रहे हैं 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, सॉरी नॉट 6, यहां पर दिए 7, आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन नॉर्थ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर 6 लोग नहीं है, यहाँ पर लोग जो है वो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, 7, राइट। चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो और सॉल्व करो, बताओ करेक्ट आंसर क्या बन सकता है।
डियर इस क्वेश्चन को करते समय थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, मतलब गलती ना होने पाए, सबसे पहली चीज। टाइम हो गया खत्म, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में एक चीज बोलिए, एक जगह बोला है 6, एक जगह दिए हैं 7 कैंडिडेट्स। चलो अभी हम 6 मान के भी चलेंगे तो भी हम क्या आंसर करेंगे, हम जी को कंसीडर अगर ना करें तो उस केस में आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन नॉर्थ, ठीक है। डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो डी है वो थर्ड है किसके राइट में, बी के। थर्ड टू द राइट ऑफ बी, डी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहां लिखा है हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। हु कौन, आपसे पूछा है ये क्वेश्चन, हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। क्लियर है, यानी बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है। हम मानते हैं 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6, इतना डेटा आपको दिया है। बी के थर्ड राइट डी है और ई के थर्ड लेफ्ट सी है। हम कहते हैं बी के थर्ड राइट 1 2 3 डी है, 1 2 3 4 5 6, बी के थर्ड राइट डी है एक पॉसिबिलिटी, और बी के थर्ड राइट डी है। और जब ऐसी सिचुएशन है तो ई के थर्ड लेफ्ट सी है। ई अगर यहाँ है तो 1 2 3 सी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ है तो सी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ है तो सी यहाँ हो सकता है, ई यहाँ है तो सी यहाँ, मतलब अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी बन रही है। अब आगे क्या है इसको समझिएगा। आपको पहला स्टेटमेंट दिया है डी एंड ई आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, तो डी एंड ई आर सिटिंग एक्सट्रीम एंड। एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि ई यहां हो जाएगा और सी यहां पर हो जाएगा, सी के थर्ड लेफ्ट। बट हम इन दोनों को तो पता कर ही नहीं सकते। क्लियर है। अब पूछा क्या है, हु सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट कौन है हम नहीं पता कर सकते, तो पहले से तो हमारा आंसर नहीं आएगा। अगर हम पहले कंडीशन पुट कर लें तो उस केस में ये दोनों खत्म हो जाती है। अच्छा सेकंड क्या कंडीशन दी है हमें, सेकंड कंडीशन दी है ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यानी जो ए है वो एफ के थर्ड लेफ्ट है। ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, यहां हो जाएगा, ए यहां पर हो जाएगा। जैसे ये होगा उससे हमें तुरंत पता चल जाएगा ये। बट उस केस में ए इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है डियर, अगर आप ये दोनों केस लेते तो ये दोनों केस आपके ये भी तो बन सकते थे, ई इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी, है ना। तो अब यहां पर भी आ सकता था। अब देखिए अगर हम सेकंड केस लेते ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, हम पहले केस को इग्नोर करते जो डी और ई वाला दिया एंड वाला, तो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए यहां पर हो जाता थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये भी सही बन गया था। बट द पॉइंट इज कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिल रही, यहाँ बी के लेफ्ट में कोई नहीं आ रहा। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ यहां पर भी आ सकता था, ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी भी हो सकता था, तो ये भी सही बन रहा है। तो यानी हमें केवल थर्ड सेकंड से भी कंफर्मेशन नहीं मिल रही, फर्स्ट से भी नहीं मिल रही, बट दोनों को मर्ज करने के बाद क्लियरिटी मिल रही है, मर्जिंग बोथ। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला है डेटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन आर सफिशिएंट, नहीं, डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर, यस, दोनों को मिलाकर हम आंसर कर सकते हैं। आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन पजल। 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम आपको दिए हुए हैं, और ये जो 7 के 7 स्टूडेंट्स हैं डियर, इनकी कोई ना कोई रैंक है और बैठे हुए अराउंड ए सर्कुलर टेबल। जल्दी से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं कि आंसर क्या हो सकता है। डियर बस क्वेश्चन करते समय इतनी सावधानी जरूर रखनी है कि हम गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हमारा पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है। तो मेरी इतनी सी दरख्वास्त है आपसे, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को बहुत डीपली पढ़ेंगे। चलिए टाइमर चल रहा है बट हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, 1 2 3 4 5 6 7। जो जो हम फिक्स करेंगे उसको हम लिखते जाएंगे, जो फिक्स नहीं करेंगे उसको साइड में लिखेंगे। कह रहा है यू इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द रैंक सेकंड स्टूडेंट। मान लीजिए रैंक 2 स्टूडेंट ये है और यू 1 2 3 4, यू आपका यहां पर आ जाएगा। क्लियर है। टी इज सेकंड टू द राइट ऑफ द रैंक 7,
यानी अगर कोई रैंक 7 है, रैंक 7 वाला, टी उसके राइट में सेकंड प्लेस पे आ जाएगा। अब मुझे रैंक 7 नहीं पता कौन है। फिर कह रहा है क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, और वी वो है हु सिक्योर द रैंक सेकंड। तो हु सिक्योर्स द रैंक सेकंड, क्योंकि रैंक सेकंड के फोर्थ लेफ्ट आपका यू था, और ये आपका क्या हो गया, वी हो गया, क्योंकि वी यानी हु की मतलब है, हु का मतलब है वी की बात हो रही है। अब कह रहे हैं क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ वी, तो यानी क्यू यहां पर आ गया। एस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब मुझे एस और आर के लिए पॉसिबिलिटी है, अगर एस यहां पर है तो 1 2 3 आर यहां हो जाएगा, एस यहां पर है तो 1 2 3 आर यहां हो जाएगा। तो एक चीज क्लियर है, एस सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, इसको मैं साइड में रखता हूं, और रैंक 7 के सेकंड राइट टी है, इसको भी अभी हम साइड में रखते हैं। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी कहां पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, यहां पर आपका पी हो गया। इतना आपको क्लियर हो गया। क्यू सिक्योर्स द रैंक 6, तो क्यू की जो रैंक है डियर वो हो गई 6, हमने यहां पर रख दी। एस सिक्योर्स रैंक 3, एस की जो रैंक है वो 3 है, तो डियर एस की जो रैंक है वो 3 हम यहां पर रख देते हैं, एस की रैंक। ओनली 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन यू एंड आर, तो डियर यू एंड आर के बीच में केवल एक ही लोग बैठेंगे, तो आर को तो यही आना है, और आर के थर्ड लेफ्ट एस है, तो 1 2 3 एस यहां पर आएगा। एस की रैंक थर्ड है, तो रैंक थर्ड आपकी यहां पर आ गई, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, एस की रैंक थर्ड। एस थर्ड लेफ्ट है आर के, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए टी कहां पर आना था, टी के लिए केवल एक ही पोजीशन बची है, दैट इज हियर, और टी जो है वो सेकंड राइटर रैंक 7 के, तो रैंक 7 कौन हो जाएगा, रैंक 7 आपका हो जाएगा पी। ओनली वन स्टूडेंट इज सिटिंग बिटवीन द रैंक 1 एंड रैंक 2, अगर रैंक 2 यहां पर है, रैंक 3 यहां पर है, तो आर कौन हो जाएगा, रैंक 1। तो सबकी रैंक हो गई, टी और यू की रैंक बची है। कह रहा है यू डज नॉट सिक्योर फिफ्थ रैंक, तो रैंक फिफ्थ किसकी हो गई, रैंक फिफ्थ हो गई टी की। तो देखिए 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अब रैंक 4, रैंक 4 हो गई डियर आपकी यू की। अब हम चेक करेंगे स्टेटमेंट को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। गिवन अरेंजमेंट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे, द स्टूडेंट्स हु सिक्योर्स द रैंक 7, रैंक 7 कौन है, पी, टू द लेफ्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु सिक्योर रैंक 5। डियर आपसे कह रहे हैं द स्टूडेंट हु सिक्योर द रैंक 7 इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट, यस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिक्योर रैंक 5, रैंक 5 के सेकंड लेफ्ट है, तो पहला तो आपका सही हुआ। सेकंड है टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिक्योर्स द रैंक सेकंड, इमीडिएट लेफ्ट हु सिक्योर्स द रैंक सेकंड, परफेक्ट। सेकंड भी आपका सही हो गया, टी सिटिंग इमीडिएट, सॉरी टी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिक्योर्स रैंक सेकंड, रैंक सेकंड के राइट में नहीं है, गलत हो गया, लेफ्ट में है। अच्छा अब क्या कह रहे हैं, यू सिक्योर्स रैंक 4, ठीक है, इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट है और रैंक 4 है। हाँ जी, पूरा स्टेटमेंट ये भी सही हो गया। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड सही हुए, सेकंड गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, फोर्थ आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है अगेन पजल बेस्ड क्वेश्चन दिया है, ठीक है। कह रहा है 6 प्लेयर्स, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, नेम KLMNOP had different height and they play one of the 6 different games, ठीक है, चेस, पूल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल। द पोलो, अच्छा देखिए पोल नहीं पोलो है, द पोलो हैज मोर हाइट देन द हॉकी प्लेयर। डियर अब आपको क्या करना है, हाइट रख देनी है, जिसकी हाइट ज्यादा है, कम है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, उससे कम है, ये आपकी हो गई हाइट। जो सबसे ज्यादा हाइट वाला है वो सबसे ऊपर, और जो सबसे कम हाइट वाला है वो सबसे नीचे। अब हमें स्पोर्ट्स भी समझने हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स वाला पर्सन कौन सा प्लेयर है। द पोलो प्लेयर हैज मोर हाइट देन द हॉकी प्लेयर,
यानी पोलो प्लेयर जो भी है उसकी हाइट ज्यादा है हॉकी प्लेयर से, यह हमें क्लियर है। एम प्ले क्रिकेट, यानी हमें एम का क्लियर है, एम क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, हम उसको साइड में रख लेते हैं। के डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी जो के है वो क्या नहीं खेल रहा है डियर, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, हमने के फुटबॉल क्रॉस कर दिया, के फुटबॉल नहीं खेल रहा है। एन हैज मोर हाइट देन ओ, यानी जो एन की हाइट है वो कहीं ना कहीं ओ से ज्यादा है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द हॉकी प्लेयर हैज मोर हाइट देन टेनिस प्लेयर, हॉकी प्लेयर हैज मोर हाइट देन टेनिस प्लेयर, तो हमने ये भी लिख लिया। द फुटबॉल प्लेयर हैज लेस हाइट देन क्रिकेट प्लेयर, तो यानी जो क्रिकेट प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर से लेस हाइट किसकी है, फुटबॉल प्लेयर की। फुटबॉल प्लेयर हैज लेस हाइट देन क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर से कम हाइट है। के's हाइट इज मोर देन ओनली 3 अदर प्लेयर, के की हाइट जो है वो केवल अदर 3 प्लेयर से ज्यादा है, तो हम के की हाइट क्या हो जाएगी डियर, थर्ड। द पोलो प्लेयर हैज लेसर हाइट देन एग्जैक्टली 3 अदर प्लेयर, यानी जो पोलो प्लेयर है उसकी हाइट कितनों से कम है, द पोलो प्लेयर हैज लेसर हाइट देन एग्जैक्टली 3 अदर प्लेयर, तो यानी जो पोलो खेल रहा है उसकी हाइट 3 लोगों से कम है। अच्छा, पोलो प्लेयर से ज्यादा हाइट है हॉकी प्लेयर से ज्यादा हाइट है पोलो की, तो ये यहां पर आ जाएगा हॉकी, हॉकी के नीचे क्या होगा, टेनिस, टेनिस प्लेयर यहां पर हो गया। और एम क्रिकेट खेलेगा, के फुटबॉल नहीं खेलेगा, के फुटबॉल नहीं खेल सकता, फुटबॉल या तो यहां या यहां, ठीक है, और फुटबॉल क्रिकेट से नीचे आएगा, तो डियर फुटबॉल यहां आएगा, फुटबॉल ये हो गया क्रिकेट। तो इस तरीके से आप बताइए के का क्या कौन सा गेम हो जाएगा, चेस, राइट, ये हमें इतना पता चल गया। अच्छा, एम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो एम क्रिकेट नहीं खेलता तो एम ऊपर नहीं आ सकता, ओके, एम क्रिकेट खेलता है, सॉरी एम क्रिकेट खेलता है तो एम यहीं पर आएगा, के फुटबॉल नहीं खेलता है, तो वो भी हमारा क्लियर हो चुका था। पी's हाइट इज मोर देन के, पी की हाइट जो है वो के से ज्यादा है, तो पी की हाइट डियर यहीं आ सकती है और कोई पॉसिबिलिटी बनी नहीं, क्लियर है। ओ's हाइट इज मोर देन एल, यानी जो ओ की हाइट है वो एल से ज्यादा है, और एन की हाइट ओ से ज्यादा है, तो एन ओ एल, ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए ओज हाइट इज मोर देन एल हु प्लेड टेनिस, एल टेनिस खेलता है, ये दिया है और ये हमारा निकल भी गया, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन, पी's हाइट इज मोर देन एम, पी की हाइट जो है वो एम से ज्यादा है, नहीं, एम्स हाइट इज लेस देन एन, पहला तो गलत है। सेकंड है द चेस प्लेयर्स हाइट इज मोर देन द फुटबॉल प्लेयर, चेस प्लेयर की हाइट फुटबॉल प्लेयर से ज्यादा है, नहीं, कम है, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं वो भी गलत हो गया, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है मिरर इमेज। डियर स्टूडेंट्स, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें 30 सेकंड भी वेस्ट करना बेकार है, वैसे तो क्वेश्चन ये 10 ही सेकंड का है। जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा, ये बॉक्स बनेगा, ये सर्कल यहां बनेगा, इस तरह से बना, और ये यहां पर बनेगा, तो ये पिक्चर आपको ऐसी दिखाई देगी, और ऐसी पिक्चर आपको कहां दिखाई दे रही है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड में। सिंपल है, इसलिए इसको जल्दी से करके आगे बढ़ते हैं, उन क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं रॉन्ग नंबर बताना है हमें सीरीज में कि रॉन्ग नंबर क्या होगा। डियर, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम ये करना है, 60% क्वेश्चन आपके डिफरेंट मेथड से हो सकते हैं, तो आप क्या करिए, डिफरेंस मेथड निकालने के लिए 9, 10, 19, 44, 93 एंड 175, डिफरेंस 1, डिफरेंस 9, डिफरेंस 25, डिफरेंस
डिफरेंस निकल गया है डियर 49। यहां पर आ गया 82। तो आपको शायद कुछ नजर आ रहा हो। यहाँ देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, दैट शुड बी 81। 81 होता तो ये 174 हो जाता। तो 175 इज द रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन सीरीज का क्वेश्चन है। और डियर जब सीरीज का क्वेश्चन दियो पोजीशंस दीजिए ना। डियर एल की पोजीशन आपकी कितनी होती है 12, ओ की पोजीशन कितनी होती है 15, आर की पोजीशन कितनी होती है 18। अच्छा इसमें भी हमें क्या बताना है, रॉन्ग ही बताना है। 18 के बाद पोजीशन कितनी होती है 21, और 21 के बाद पोजीशन कितनी होती है 24। तो आप देखिए 11, 22, 44, 55, तो यहाँ 33 होना चाहिए था ना 33। तो R44 आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, 4 letters cluster pair have been given, out of which 3 are alike in a same manner and 1 is different. Select the odd one letter cluster pair. तो डियर आपको क्या करना है, सी जी का रिलेशन है डी और एच से, यूई का पोजीशन है वी और एफ से, ओ एस का रिलेशन है पी क्यू से, एल एंड टी का रिलेशन है एम एंड यू से। राइट, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए और बताइए आंसर क्या है। डियर अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। सारा खेल पोजीशन का होता है, 3 4 7 8 +1 +1, 21 22 5 6 +1 +1, 15 16 19 17 +1 -2, 12 20 21 +1, एम का 13 +1। तो क्लियर हो गया हमारा ओ एस पी क्यू, ऑड वन आउट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे यहां पर आपकी स्क्रीन से हटना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डियर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डियर चलिए थोड़ा सा इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहां पर कहना है बैंकिंग यूनिफॉर्म इन इंडिया
encompass a range of measures such as liberalization, deregulation, and technological advancement. ठीक है, द कह रहे adopting of the technology driven initiatives like core banking solutions, electronic funds transferred, and digital payment system promoted financial inclusion and improved operational efficiency. अच्छा देखिए, which of the following will weaken the argument that that banking system in India has become an efficient. तो डियर देखिए, यहां पर कह रहा है भारत में बैंकिंग सुधारों के उदारीकरण, विनियमन, मुक्ति और तकनीकी प्रगति जैसे कई उपाय शामिल हैं. अच्छा, कोर बैंकिंग समाधान, इलेक्ट्रॉनिक निधि हस्तांतरण और डिजिटल, यानी जो इलेक्ट्रिकल जो हम भुगतान करते हैं, ई पेमेंट करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है. प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी संचालित पहलों को अपनाने से वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिला है और परिचालक दक्षता में सुधार हुआ है. निम्नलिखित में से कौन सा तर्क ऐसा है जो यहाँ पर कमजोर है? तो डियर पहला दिया है यहाँ पर, कह रहा है द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एम टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग बाय इम्पोजिंग obligations on the banks and the financial institution to maintain records, report transactions and verify customer identity. यानी यहां पर कह रहा है धन शोधन निवारण अधिनियम यानी का उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों का रिकॉर्ड बनाए रखने, लेन देन की रिपोर्ट करने और ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने का दायित्व लागू करने वाले धन शोधन को रोकना है. अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, स्टेप हैव बीन टेकन टू इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स टू एक्सपीडी. डियर, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है, देखिए, स्टेप हैव बीन टेकन टू द इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्सपीडिट द रिसोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेस्ड assets and improve recovery mechanism. मतलब क्या है इसका, थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं. कह रहा है तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में तेजी लाने और वसूली तंत्र में सुधार के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के मुद्दे पर कदम उठाए गए हैं. अच्छा, तीसरा आपसे क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं डियर. तीसरा हमसे कह रहा है, अगर हम तीसरे को हिंदी में समझे तो कह रहा है समाज के बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्गों को शामिल न करने, कुछ चिन्हित क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं. एंड जो फोर्थ आपसे कह रहा है डियर, यहां पर भुगतान प्रणालियों और अन्य बैंकिंग सेवाओं के विकास के लिए वित्तीय प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार को अपनाया गया. तो डियर यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा थर्ड. Efforts have been taken to provide the access of the banking service to some identified areas by not including unbanked section of society. So the correct answer is, ये हमारा जो है वो वीकेस्ट आर्ग्यूमेंट है, तो इसको हम लोग इन्वॉल्व कर कर नहीं चलते हैं. राइट, चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डियर, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको यहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है. अच्छा, आप जब मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो यहां बनेंगे JUDGE. आप पोज करके इसमें बना के देखिएगा. ठीक है, तो जज जब आपने बनाया तो जज के लिए आपने सबसे पहले 3 को लिया, 3 लिया तो ये बाहर हो गया. यू लिया यानी 2, तो ये बाहर हो गया. फिर आपने डी यानी 5 लिया, अब 5 के बाद आपका क्या आएगा 4, तो ये बाहर हो गया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा डियर. यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिख रहा है. सीरीज का क्वेश्चन क्या है, आप देखिए बॉक्स यहां था, ऊपर था, तो राइट में गया, अब नीचे आया, तो जब बॉक्स आएगा तो वो लेफ्ट में आएगा. पहली चीज तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है, लेफ्ट में है नहीं, ट्राइंगल,
नीचे लेफ्ट में, ऊपर, अब राइट में आना चाहिए ट्राइंगल, और राइट में ट्राइंगल दोनों में आ रहा है। सर्कल 1 2 3, यानी 1 2 3, चौथा अब यहां आना चाहिए यानी इस जगह, और इस जगह है आपका सेकंड पिक्चर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? सेकंड वन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आपको टाइमर सेट करना है, वीडियो पॉज करना है, आंसर करना है एंड फिर देखना है। तो 24 डिवीजन 2 इक्वल्स टू 20 माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 8। तो डियर अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर तो आपका 12 आ रहा है, तो यहां पर 12 आना चाहिए। या तो आप सबसे पहले इक्वेशन वाला ही चेक करो, इक्वेशन और प्लस को चेंज कर दीजिए, यानी इक्वल्स टू एंड प्लस को चेंज अगर हम कर देंगे तो यहां पर देखिए इक्वल्स टू हो जाएगा और यहां पर प्लस हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट कितना आएगा? 12। यहां से रिजल्ट आएगा 24। 12 प्लस 20 माइनस 24, और 12 और 20 को ऐड कर दिया तो 32 हो गया। 32 में से 24 गए तो डियर 8 ही बचेगा। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। तो सेकंड क्या होगा? यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। सेकंड इज द राइट आंसर, यानी इक्वल्स टू एंड प्लस को चेंज करिए, करेक्टली आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। डियर 14 में आपको पहले तो लॉजिक समझना है। फॉर्चून का रिलेशन इससे इन अ सर्टेन वे, ठीक है, फॉलोइंग द सेम वे, इसका रिलेशन इससे है। फिर तो कह रहा है यहां पर आपको ये मैच करना है। 4 ऑप्शन इधर है, 4 इधर है, तो कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच करेगा? तो डियर सबसे पहले हम फॉर्चून का निकालते हैं, FORTUNE। जब फॉर्चून आपने करा तो F की पोजीशन होती है 6 15 18। हमें सारी पोजीशंस को ध्यान में रखना है। फिर 20 20 के बाद 21, N का हो गया 14 एंड E का हो गया 5। ये बात ध्यान रखिए। इसका जो कोड है वो दिया है GILUVMF79। फिर यहां पर दिया है 12 21 22, देन M का 13 एंड लास्ट देखिए आपको दिया F का 6। तो आपको क्या लॉजिक यहां पर समझ में आया? सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा डियर, हम यहां पर जब देख रहे हैं तो यहां पर हमें +1 दिख रहा है, यहां -6 फिर देखिए नेक्स्ट +1 +1 फिर -1 फिर +1, मतलब जो हमें समझ में आ रहा है। एक लॉजिक तो ये था। दूसरा लॉजिक क्या था? अगर आप लास्ट में देखोगे, लास्ट वाले में एक लॉजिक ये भी हो सकता है, FUMNEV, ये अपोजिट है, अपोजिट लेटर्स, ठीक है। अब टी का तो चलो यू ले लिया, अब ये भी हो सकता था FUGTIRLO। यस, ये भी लॉजिक हो सकता था कि पहले 4 जो है वो आपके अपोजिट हो जाए, FUGTIRLO। तो यानी अपोजिट ये भी होगा, पहले 4 और बाद के 4 अपोजिट। डियर अब देखिए पहले 4 और बाद के 3 अपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी अगर आप देख रहे हैं MUSICAL, तो M का यहां N होना चाहिए था, I का R होना चाहिए था, पहले R, अच्छा R और N ये मिला हमें। तो यानी फर्स्ट का तो Z बन जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का Z, फर्स्ट का Z यहां भी यहां भी यहां भी। सेकंड का F, F का अपोजिट जाएगा U, फोर्थ पोजीशन पे हमें U आना चाहिए था, तो U फोर्थ पोजीशन पे है क्या? नहीं है, तो ये गलत हो गया। P का अपोजिट K, फोर्थ पोजीशन पे K हमें यहां पर मिल रहा है, तो यानी इसका कोड ये हो सकता है। यानी थर्ड का जो जाएगा डियर वो W जाएगा, थर्ड का W नहीं है, थर्ड का W नहीं है, तो थर्ड का W हमें यहां मिल गया। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का W, जैसे कि मैंने बताया। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व मत करो, आधा करो बट करेक्ट करो। अब सेम वही चीज आपको यहां पर देखनी है, जैसे आपसे कह रहे हैं साल्ट, SALT। चलो एक काम करते हैं, पहले आपने इसमें 1 मिनट दो और 1 मिनट में कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल पाओ, क्वेश्चन नंबर 15 का, प्लीज जल्दी से।
जैसे कि यहाँ पर लॉजिक है, आप देखिए SALT 19 1 12 20 सबको ऐड करिए। अच्छा ऐड करने के बाद क्या बन रहा है, 20 20 40 40, क्योंकि इसको मिला के 20 हो गए, 20 40 और 12 52, यानी 52, और 52 को क्रॉस करके 25 कर। अच्छा जी ए आई टी 29 1 7, तो देखिए 10 20 30 37, तो डियर ये 37 हुआ और दोनों को क्रॉस करके 73 कर दिया, जो कि इसका कोड। चलो अब हम टॉम का निकालते हैं, तो टी का हो गया 20, ओ का हो गया 15, एम का हो गया 13, 13 के बाद बी का हो गया 2, तो 15 15 30 20 50, 50 का मतलब 0.5, ये मिल गया। ठीक है, ये 50 हुआ, 50 का मतलब 0.5 हो गया, क्रॉस करके 0.5। अब देखिए बी का 2 5 1 20, तो 20 25 27 और एक 28, 28 28 का रियल कितना हो गया 82, 82 कोई है क्या, नहीं है, तो हमारा कोई नहीं बनेगा जूम, क्योंकि आप 28 आंसर नहीं कर सकते। अच्छा जूम का क्या हो गया 26 15 15 13 30, 30 और 26 56, 56 के बाद 69, यानी 69, और दोनों को चेंज करेंगे तो 96 बन गया, तो जूम का कोड बन गया ये। तो यानी टॉम का कोड बना, यानी फर्स्ट का वाई, फर्स्ट का वाई है, गलत हो गया, फर्स्ट का वाई है, बट तीनों तो मैच नहीं किए तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट का वाई और थर्ड का एक्स, थर्ड का एक्स, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 डियर बेस्ड है आपका रैंकिंग पर इन अ रो ऑफ बॉयज। चलो मैं ना टाइमर भी सेट कर देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व। इन अ रो ऑफ बॉयज, if Akhil, who is 13 from the left and Firoz, who is 6 from the right, when they interchange their position, तो अखिल आपका कितना हो जाता है डियर, 23 हो जाता है। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, तो यहाँ पर रो में टोटल कितने बॉयज होंगे, तो रो में डियर जब आपको बॉयज निकालने हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, फोकस होके देखना डियर, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। डियर एक इसका शॉर्टकट होता है, देखिए अखिल आपका कहाँ से, अखिल आपका लेफ्ट साइड से, तो अखिल लेफ्ट से 13 है, इसकी पहली पोजीशन। अच्छा दूसरा फिरोज जो है वो आपका राइट से है, और राइट से फिरोज की पोजीशन कितनी है, 6 फ्रॉम द राइट, और जब ये इंटरचेंज कर रहा है तो जो अखिल है वो 23rd हो गया लेफ्ट से, तो वो कितना हो गया +10 हो गया, +10 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, +10 होने के बाद आपका कितना हो जाएगा 60। अब आपको टोटल निकालना है, तो डियर कुछ मत करिए, जिस पोजीशन पे पहले फिरोज था उसी पे अब अखिल है, दोनों को ऐड करो, यानी 23 + 6 29 - 1, द रिजल्ट विल बी 28, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ये आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, 20 क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज साइलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन, एक मिनट लीजिए सॉल्व कीजिए। खेलती नहीं आज पहली बार सुना, लेकिन वो एकदम बोल रहे हैं ना, बोलते बोलते भटक जाए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी हेलो, कौन, हाँ बताइए सर, कौन, हाँ किस रिगार्डिंग,
सर मैं अभी आपको कॉन्टेक्ट करूँ? चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये है क्या। कह रहा है ऑल क्वींस आर किंग, तो हमारी जितनी भी क्वीन है वो क्या है, किंग है। ऑल द किंग्स आर प्रिंसेस, जितने भी किंग है वो क्या है, प्रिंस है। तो कह रहा है ऑल द प्रिंस आर ब्यूटीफुल, सारे प्रिंस ब्यूटीफुल है, यानी क्वीन इक्वल्स टू किंग इक्वल्स टू प्रिंस इक्वल्स टू ब्यूटीफुल, ये वाला डायग्राम भी आप बना सकते थे, दो डायग्राम से। अब आपसे क्या रहा है उस पर बात करते हैं। क्या है, सम थिंग्स आर ब्यूटीफुल, सम थिंग्स आर ब्यूटीफुल, सारे हैं तो कुछ तो होंगे, पहला तो कंक्लूजन सही है, सम थिंग्स आर ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है ऑल क्वींस आर प्रिंसेस, जितनी भी क्वीन है वो सब प्रिंसेस है। ऑल क्वीन आर प्रिंसेस, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, इसमें भी सही है, तो ये दोनों में सही है। और दोनों में सही है तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन वन, वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसको ध्यान से कीजिएगा प्लीज, और ध्यान से देखिएगा। होगी ना, उस दिन मैं सोचूंगा ना मुझे कितने काम निपटाने हैं, मूवी नहीं देख पाऊंगा। मैं फंसा हूँ ना, मुझे पता है कि कितने काम कर निकल पाएंगे, मैं बिलोंग कर रहा हूँ, मैं करूंगा। आज यहाँ सोच सकता हूँ मुझे देखना पड़ेगा। चलिए भरपूर टाइम मिला इस क्वेश्चन को समझने का, सॉल्व करने का, एंड इसको समझिए ये है क्या। ये यहाँ पर है 70, देखिए ये बना कैसे 79 132, अगले में गया 24 8 एंड 136, लॉजिक क्या है, 17 इंटू 3 17 थी 51, और देखिए जो अगला नंबर दिया 9, 9 का स्क्वायर 81, जब ऐड करेंगे तो 132 आ जाएगा। सेम यही कहानी यहाँ पर होगी, 24 थी 72 मल्टीप्लाई 3, रिजल्ट हो गया 72, 8 का स्क्वायर 64, जब ऐड किया तो 136 है। और ये सेम लॉजिक आपको कहाँ मिलता है, ये आपको जब यहाँ पर देखेंगे 26, ऑप्शन सी को देखिए एक बार, ऑप्शन सी देखिए 26 गुणा 3, 26 गुणा 3 78, और 6 का स्क्वायर 36 114। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हमें यहाँ पर करेक्ट मिरर इमेज बताना है। डियर बस इस 4 को चेक करो, 4 आपका जो होगा वो लास्ट में आ जाएगा, एफ जो आपका इधर की तरफ है ये आपका इधर की तरफ आ जाएगा, और जब ऐसा आएगा आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यानी पहला ऑप्शन गलत। अब सबसे पहले आप देखिए 2 उल्टा इस तरीके से नहीं होगा, ये गलत हो गया। अब जो आपका एम है वो एम ही रहेगा, बस ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो गया तो ये भी गलत हो गया, और बनाओ से हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो क्या बना, ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आपको यहाँ पर ध्यान से आंसर करना होगा, 1 मिनट के अंदर आप भी आंसर करिए और समझिए कि लॉजिक क्या है। ये नीचे वाली पिक्चर देखिए, जस्ट इमेज बनी हुई कौन सी, आपकी मिरर इमेज, राइट, मिरर इमेज, मिरर इमेज।
मिरर इमेज। बट देखिए पहली आपकी मिरर इमेज नहीं बनी, आंसर क्या होगी? ऑप्शन ए इज द राइट। क्लियर है? तो यहाँ पर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय।